अभी हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, ठीक है। ब्रेन में हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम की बात होती है। नर्वस सिस्टम दो टाइप के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन और स्पाइनल कोड, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे नर्व्स आते हैं, ठीक है। और ये आगे हम देखने इससे पहले हम देख लेते हैं कुछ वेस्टिजल ऑर्गन और सेंस ऑर्गन क्या होता है। वेस्टिजल ऑर्गन्स में वो आते हैं लाइक ऑर्गन और टिश्यू और सेल in the body which are no more functional the way they were in their ancestral form of trait, ठीक है। लाइक एग्जांपल टेल बोन और कोकैक्स, विजडम टूथ, पिन्ना एंड टॉन्सिल्स, ये वेस्टिजल्स ऑर्गन्स में आते हैं। तो ध्यान रखना है कि टेल बोन, विजडम टूथ, पिन्ना और टॉन्सिल्स किस में आते हैं, वेस्टिजल ऑर्गन में, जो मतलब इसका जिसके फंक्शनैलिटी कम हो चुके हैं या पहले जैसे फंक्शन सब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सेंस ऑर्गन में हमारे आते हैं जैसे कि आईज, नोज़, ईयर, हैंड, टंग, ये सब हमारे सेंस ऑर्गन में आता है, ठीक है। और नोज़ जो है ये स्मेल करके पता करता है, इसलिए ओल्फैक्टरी बोलते हैं इसको। और आईज जो है देखता है, तो इसे हमें फोटो रिसेप्टर बोलते हैं। और ईयर जो है हियरिंग करता है। और हैंड से हम टच करते हैं, इसे थर्मो रिसेप्टर बोला जाता है। टंग जो टेस्ट करता है, इसे गैस्टेटरी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए हमारा ब्रेन काम आता है, ठीक है, मेनली। और ब्रेन की जो कवरिंग होती है, इसे हम मैनेंजिस बोलते हैं, ठीक है। मैनेंजिस, लेयर ऑफ ब्रेन कॉल्ड मैनेंजिस दैट कवर एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन। क्या करता है, कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, इसे मैनेंजिस कहते हैं। और मैनेंजिस के तीन पार्ट्स होते हैं, कौन से, ड्यूरामेटर, एरेचनॉइड्स एंड पियामेटर, ठीक है। ड्यूरामेटर, अरेचनॉइड्स, अरेचनॉइड मेटर एंड पियामेटर, ठीक है। तीन पार्ट होते हैं किसके, मैनेंजिस के, ठीक है। और इसमें कुछ इन्फेक्शंस हो जाता है, जैसे इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजिस कॉजेज डिजीज कॉल्ड मेनिंजिटिस। अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए इसी कवरिंग में यानी मेनिंजिस में, इसे हम मेनिंजिटिस बोलने लगते हैं, ठीक है। इसे हम मेनिंजिटिस कहेंगे। और ध्यान रखना है कि पेनियल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड ये कहाँ मिलते हैं, ब्रेन में मिलते हैं। पीनियल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ मिलते हैं, ब्रेन में मिलते हैं, ठीक है। और ब्रेन जो है, इसे पार्ट्स ऑफ द ब्रेन अगर देखा जाए, थ्री पार्ट में मेजरली हम डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो होता है ये मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। फोर ब्रेन मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, मिड ब्रेन है। और हिंड ब्रेन जो होता है ये स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन होता है, ठीक है। और हमने अभी पढ़ा था मेनिंजिटिस के बारे में कि एन इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग ऑफ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, इसे हम क्या बोलते हैं, मैनेजिस बोलते हैं। और मैनेजिस में स्वेलिंग हो जाता है, ठीक है। ये इसका मेन कारण होता है वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। और हमारे ब्रेन की बात करें तो इसमें 22 बोन्स होते हैं। ब्रेन में कितने बोन्स होते हैं, 22, जिसमें 14 फेशियल बोन्स होते हैं एंड 8 कार्नियल बोन्स होते हैं। 14 फेशियल एंड 8 कार्नियल बोन्स होते हैं किसमें, हमारे ब्रेन में, ठीक है। और ब्रेन की बात करें तो मेल में इसका वेट जो है 1400 ग्राम के अप्रॉक्स होता है, और फीमेल में ये 1300 ग्राम। अडल्ट जो है मेल और फीमेल में, मेल में 1400 ग्राम का ब्रेन होता है एंड फीमेल में 1300 ग्राम का ब्रेन होता है। द अडल्ट ब्रेन अकाउंट्स फॉर अ मेयर ऑफ 2% ऑफ बॉडी वेट, 20% ऑफ ऑक्सीजन होता है, 20 to 25% ऑफ ग्लूकोज होता है, बना होता है, ठीक है। तो ये 2% ऑफ बॉडी वेट होता है मेनली, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। फेशियल बोन्स देख सकते हैं, ये सब होते हैं मेरे ब्रेन के, 14 फेशियल बोन्स होते हैं और 8 कार्डियल बोन्स होते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने जो डिवीजन देखा था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ये मतलब मेजर तौर पर डिवीजन किया गया है ये। और हमें पता है सबसे बड़ा पार्ट कौन सा था ब्रेन का, फोर ब्रेन होता है, देन मिड ब्रेन, और सबसे छोटा पार्ट हिंड ब्रेन होता है, यानी पश्चिम मस्तिष्क सबसे छोटा होता है। तो इसमें आप देखते हैं इसके फंक्शन। जो फोर ब्रेन होता है इसका फंक्शन होता है वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करना। जो ऐच्छिक क्रियाएं होते हैं उसे कौन कंट्रोल करता है, फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। एसोसिएटेड विद हंगर, मेमोरी एंड पेन। हंगर, मेमोरी और पेन से कौन जुड़ा हुआ है, फोर ब्रेन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके जो फोर ब्रेन है, इसके भी फर्दर थ्री पार्ट्स होते हैं, सेरिबेरम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिबेरम जो होता है ये मेमोरी के लिए काम आता है, थैलेमस पेन और सेंसेशन का पता बताता है, और थैलेमस हमें रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को, हंगर, थ्रस्ट एंड स्लीप को, ठीक है। हंगर, थ्रस्ट, स्लीप एंड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर को हाइपोथैलेमस इसे रेगुलेट करता है। सेरिबेरम मेमोरी को, और थैलेमस जो है पेन और सेंसेशन को।
अगर हम बात करें सेरिबेरम की, तो ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन होता है। सेरिबेरम जो है, ये सेरिब्रम जो है, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन होता है। ये मेमोरी के लिए काम आता है और ये एसोसिएटेड है एमनेशिया और डिमेंटिया से। एमनेशिया और डिमेंटिया से ये एसोसिएटेड है। एमनेशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी जब होने लग जाए, इसे एमनेशिया कहते हैं। सेरिबेरम इससे रिलेटेड है। और डिमेंटिया होता है लॉस ऑफ मेमोरी एंड डिफिकल्ट इन परफॉर्मिंग डे टू डे फंक्शन। अगर डे टू डे फंक्शन भी अगर कोई करने में प्रॉब्लम आने लग जाए तो डिमेंटिया बोलते हैं इसे। और एमनेशिया होता है लॉस ऑफ मेमोरी। और अल्जाइमर्स डिजीज़ जो है ये इसी को कहते हैं, ठीक है। डिमेंटिया में ही ये अल्जाइमर डिजीज़ भी कुछ इसी टाइप का होता है, अल्जाइमर्स डिजीज़, ठीक है। अल्जाइमर्स डिजीज़ होती है, ये होता है डिमेंटिया वाला। और एमनेशिया का मतलब लॉस ऑफ मेमोरी। और इन दोनों चीज़ के लिए जिम्मेदार कौन होता है? ये दोनों चीज़ एसोसिएट की थी, दोनों डिजीज़। ये सेरिब्रम में प्रॉब्लम अगर हो जाए तो ही होता है ऐसा, ठीक है। सेरिब्रम में, ठीक है, सेरिब्रम में जब प्रॉब्लम हो जाए तब लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन होता है। अभी तो हमने सेरिब्रम पढ़ा है, लेकिन फिलहाल आपको कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए बता दे रहा हूँ। ये सेरिब्रम है जो मेमोरी के लिए हो, लेकिन ये फोर ब्रेन का पार्ट था। वहीं अगर हिंड ब्रेन में पहुंचेंगे तो यहाँ देखेंगे सेरिब्लम होता है, सेरिबेलम होता है, ठीक है। सेरिबेलम हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। अभी सेरिब्रम देख रहे हैं, ठीक है। सेरिब्रम तो ध्यान रखिएगा, सेरिब्रम ये फोर ब्रेन का पार्ट है, ये मेमोरी से जुड़ा हुआ है। और इसमें जो अगर ये इससे कुछ डिजीज होते हैं इससे एसोसिएटेड, लाइक एमनेशिया एंड डिमेंटिया। एमनेशिया लॉस ऑफ मेमोरी और डिमेंटिया भी, इसमें भी लॉस ऑफ मेमोरी होता है, पर वो इतना डिफिकल्ट हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि डे टू डे फंक्शन भी हम परफॉर्म नहीं कर पाते। ये डिमेंटिया होता है। ये अल्जाइमर्स डिजीज का एग्जाम्पल, अल्जाइमर डिजीज में आता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है थैलेमस। थैलेमस जो है पेन एंड सेंसेशन के लिए होता है। पेन और सेंसेशन का पता हमें किससे चलता है? थैलेमस से। थैलेमस से हमें पता चलता है पेन एंड सेंसेशन का। इसमें लाइक टच, नोज एंड टंग। टच यानी कि स्किन से पता चलता है, टच हो गया, नोज, टंग, सबसे हमें पेन और सेंसेशन का पता चलता है। तो ये थैलेमस इसे कंट्रोल करता है, किसे? पेन और सेंसेशन को। और हाइपोथैलेमस जो है ये रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को, हंगर को, थ्रस्ट को, स्लीप को। हंगर, थ्रस्ट और स्लीप, ये सबको बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थ्रस्ट और स्लीप, इन सबको कौन रेगुलेट करता है? तो हाइपोथैलेमस, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं, और देखिए यहाँ पार्ट देखते हैं। सबसे बड़ा कौन सा होता है? फोर ब्रेन, उससे छोटा मिड हिंड ब्रेन, सबसे, अरे यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है क्रोनोलॉजी, ओके। तो इसे रहने देते हैं फिलहाल। नेक्स्ट हम देखते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन की बात करें तो इसका फंक्शन होता है कंट्रोल करना इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज चेंज इन प्यूपिल साइज एंड रिफ्लेक्स मूवमेंट, ठीक है। आई का मूवमेंट एंड प्यूपिल डायलेशंस, मतलब जो प्यूपिल का साइज अचानक से चेंज हो जाता है, रिफ्लेक्स मूवमेंट होते हैं, ये रिफ्लेक्स मूवमेंट के लिए कौन जिम्मेदार होता है? मिड ब्रेन, ठीक है। विजन और हियरिंग वगैरह इसी में आता है, ठीक है। विजन और हियरिंग वगैरह किस में आता है? ये मिड ब्रेन का काम है ये सब करना, ठीक है। और हिंड ब्रेन की बात करें तो इसमें एक सेरिब्लम करके पार्ट आता है, ये कंट्रोल करता है पोस्चर एंड बैलेंस को, ठीक है, टू परफॉर्म एनी टास्क, ठीक है। मेमोरी, टच, विजन, हियरिंग, थाउट, ये सब भी कभी कभी सेरिब्लम अपना रेगुलेट कर लेता है। तो मेनली बात करिए कि पोस्चर और कंट्रोल, पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल कौन करता है? तो सेरिब्लम करता है। इसे हम बोलते हैं लिटिल ब्रेन, ऑल्सो नॉन एज लिटिल ब्रेन, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। जैसे सेरिब्रम सबसे मेजर पार्ट होता है ऑफ ह्यूमन ब्रेन, और उसके बाद सेरिब्लम ही सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। और इसे हम लिटिल ब्रेन बोलते हैं। सेरिब्लम को क्या बोलते हैं? लिटिल ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें करने की क्षमता खुद में भी हो जाती है, लाइक मूवमेंट, टच, विजन, हियरिंग, थाउट्स। जैसे हमने पढ़ा था कि विजन और हियरिंग के लिए मिड ब्रेन होता है, तो ये पार्शली ये भी कर लेता है। सेरिब्लम में भी ये सब करने की क्षमता होती है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं? लिटिल ब्रेन के नाम से किसे बुलाते हैं? हम सेरिब्लम को बुलाते हैं, जो हिंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। तो ये इसे हम लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं, तो छोटा दिमाग है पीछे मत मार, तो ये वही वाला बात है, सेरिब्लम, ठीक है। तो कंट्रोल करता है पोस्चर एंड बैलेंस को, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या होता है? सेरिब्लम होता है। और ये अगर कोई मतलब एथनॉल ले ले, वो शराब जो होता है वो पीने से इसी में गड़बड़ी हो जाती है, मतलब इसी थोड़ा काम करना स्लो कर देता है, ठीक है। अब पोन्स की बात करें अगर हम, पोन्स जो है ये भी हिंड ब्रेन का पार्ट है, ये कनेक्ट करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को, और ये कैन बी कॉल्ड एज पोस्ट ऑफिस। पोन्स को क्या बोलते हैं? पोस्ट ऑफिस बोलते हैं हम। पोस्ट ऑफिस किसे बुला सकते हैं? पोन्स को बुला सकते हैं। ये कनेक्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कौन कनेक्ट करता है? पोन्स। पोन्स कनेक्ट करता है। पोन्स किसको कनेक्ट करता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कौन कनेक्ट करता है? तो पोन्स कनेक्ट करता है, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है पोन्स, ठीक है। और पोन्स को हम पोस्ट ऑफिस बुला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा, इसे हिंदी में मेरुरज्जु कहते हैं, ठीक है। मेडुला ऑब्लंगाटा हिंदी में से मेरुरज्जु कहते हैं। मेडुला ऑब्लंगाटा जो है ये कंट्रोल करता है ANS, मतलब ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, इसे कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लंगाटा। लाइक रेस्पिरेशन हो गया, हार्ट बीट हो गया, डाइजेशन हो गया, कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, ये सबको कौन कंट्रोल करता है? ये सबको मेडुला ऑब्लंगाटा ही कंट्रोल करता है। तो मेनली कंट्रोल ANS, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसे कौन कंट्रोल करता है? तो मेडुला ऑब्लंगाटा ही इसे कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लंगाटा किसे कंट्रोल करता है? ANS को, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को, लाइक रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, डाइजेशन और कफिंग और स्नीजिंग, ये सब को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लंगाटा। पोन्स को हम
पोन्स क्या करता है, कनेक्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, इसे हम पोस्ट ऑफिस कह सकते हैं। और सेरिबेलम जो होता है सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है और इसे हम लिटिल ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये कंट्रोल करता है पोस्चर और बैलेंस को, ठीक है। और शराब पीने से ये इसी में मतलब शराब किससे होता है, इथेनॉल कहते हैं। और मेथनॉल याद रखिएगा जहरीला होता है, ठीक है, लेकिन शराब जो है ये इथेनॉल होता है। इसे पीने से सेरिबेलम में ही यही काम कर देता है, ठीक है। तो पोस्चर और बैलेंस का गड़बड़ होने लगता है। और मिड ब्रेन जो होता है इसके बारे में हमने क्या देखा कि ये कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शन, ये भी कंट्रोल करता है लाइक चेंज इन प्यूपिल साइज और रिफ्लेक्स मूवमेंट, ये सब मिड ब्रेन का पार्ट में आता है। और विजन और हियरिंग भी ये कंट्रोल करता है, ठीक है। और फोर ब्रेन में हमने क्या देखा था, सेरिब्रम जो कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, मेमोरी के लिए काम आता है। इससे एसोसिएटेड जो डिजीजेस होते हैं वो है एमनेशिया एंड डिमेंटिया। एमनेशिया में लॉस ऑफ मेमोरी होता है और डिमेंटिया में भी लॉस ऑफ मेमोरी होता है, पर वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि डे टू डे वर्क भी परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है। इसे अल्जाइमर डिजीज़ कहते हैं, अल्जाइमर्स डिजीज़ कहते हैं इसे। और थैलेमस के बारे में हमने देखा था कि ये पेन एंड सेंसेशन के लिए काम आता है, लाइक टच वगैरह जो होते हैं इन सब के लिए। तो ये थैलेमस इसका काम करता है, पेन एंड सेंसेशन का पता देता है हमें। और हाइपोथैलेमस क्या करता है, रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को, हंगर को, थ्रस्ट को, स्लीप को। इसे वो कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। दैट्स इट, हो गया। उसके बाद अब हम देखते हैं तो बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होता है, न्यूरॉन होता है। और लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी क्या होता है, न्यूरॉन सेल। हमारा बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। अब न्यूरॉन का एनाटॉमी थोड़ा समझ लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिक यूनिट, जैसे हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं जब हम पढ़ रहे थे टिश्यू, तो उसमें जब हम नर्वस टिश्यू में गए थे तो हम इसमें पढ़ लिए थे, ठीक है। तो बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होता है, न्यूरॉन होता है। लार्जेस्ट सेल इन आवर बॉडी होता है न्यूरॉन। और इसका एनाटॉमी अगर देखें तो इसे हम सेल बॉडी कहते हैं, जैसे साइटोन कहते हैं। साइटोन या सेल बॉडी इस वाले एरिया को कहा जाता है। और ये इसमें न्यूक्लियस है, और ये जो निकले हैं इसे इसे हम डेंड्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं, ये डेंड्राइट कहते हैं इसे। और स्वान सेल, जो ये वाले ऊपर में सेल लगे हैं इसे स्वान सेल कहते हैं। ये गिलियल सेल होता है, ठीक है। कैसे होता है, गिलियल सेल, स्वान सेल या गिलियल सेल कहते हैं। और ये बीच में जो होता है नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, इसे पूरे को एक्सॉन कहते हैं। ये पूरे को एक्सॉन कहते हैं। और एक्सॉन टर्मिनल ये होता है। अब ये डेंड्राइट से कोई इन्फॉर्मेशन लेता है और एक्सॉन टर्मिनल से कोई इन्फॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर कर देता है, मतलब छोड़ देता है, ठीक है। एक्सेप्ट करने के लिए डेंड्राइट होता है, इन्फॉर्मेशन को छोड़ने के लिए एक्सन टर्मिनल होता है, ठीक है। और जब यहाँ जहाँ पे ये दोनों दोस्त जो न्यूरॉन्स आपस में जब जुड़ रहे होते हैं उसके बीच में एक स्पेस पड़ता है होता है जिसे हम साइनेप्स बोलते हैं। साइनेप्स होता है गैप बिटवीन नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन। तो जो गैप होता है बिटवीन नर्व एंडिंग ऑफ न्यूरॉन्स एंड डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन्स, तो उसे हम साइनेप्स बोलते हैं। हेयर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू इन्फॉर्मेशन। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है किसमें होता है, इन्फॉर्मेशन में, विच इज द फॉर्म ऑफ केमिकल सिग्नल, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सिग्नल। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में चेंज कर हो जाता है। कहाँ पे, ये नर्व्स में क्या होता है, इसमें हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल चेंज होता है किसमें, केमिकल सिग्नल में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसमें चेंज होता है, केमिकल सिग्नल में, ठीक है। नेक्स्ट हम अब हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देख लेते हैं क्या है, हाँ हार्मोन्स भी ज़्यादा थोड़ा देखेंगे। एनिमल एंड प्लांट्स में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स का डिस्कवरी जो है E.H. स्टार्लिंग ने करा था। E.H. स्टार्लिंग ने खोज करा था किसका, हार्मोन्स का डिस्कवरी किसने करा था, E.H. स्टार्लिंग ने। E.H. स्टार्लिंग ने खोजा था हार्मोन्स को। प्लांट हार्मोन्स की बात करें तो प्लांट में दो टाइप के हार्मोन होते हैं, ग्रोथ रिलेटेड होता है एक जो कि ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होते हैं। अभी हम प्लांट हार्मोन देखेंगे, ठीक है। तो पहली बात यह ध्यान रखना है कि E.H. स्टार्लिंग ने हार्मोन्स का खोज करा था। तो हार्मोन्स का खोज किसने करा था, E.H. स्टार्लिंग ने, ठीक है। E.H. स्टार्लिंग ने खोजा था हार्मोन्स को। E.H. स्टार्लिंग ने खोजा था हार्मोन्स को। इसमें प्लांट हार्मोन्स अभी हम देखेंगे जिसमें ग्रोथ और नॉन ग्रोथ वाला देखेंगे। तो पहले तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होता है ये ग्रोथ हार्मोन होता है। इट इज इन्वॉल्व इन फोटोट्रोपिज्म, मतलब रिस्पॉन्स टुवर्ड लाइट। जो लाइट होते हैं ना उससे उसके टुवर्ड में जो रिस्पॉन्स होता है उसे फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। और फोटोट्रोपिज्म से रिलेटेड होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक ग्रोथ हार्मोन है, प्लांट में पाया जाने वाला हार्मोन है ऑक्सीजन, जो कि ग्रोथ से रिलेटेड है और ये फोटोट्रोपिज्म में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है गिबरलिन, और ये तरह का एसिड भी होता है गिबरलिन। ये ग्रोथ हार्मोन होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग। गिबरलिन किसके लिए जिम्मेदार होता है, प्लांट्स जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग के लिए। थ्रू रेगुलेटिंग इट वी कैन कंट्रोल प्लांट्स ड्वार्फनेस। अगर हम गिबरलिन एसिड को ही कंट्रोल कर ले, वही जो गिबरलिन जो हार्मोन है गिबरलिन एसिड, अगर गिबरलिन एसिड को हम अगर कंट्रोल कर ले तो हम प्लांट का जो ड्वार्फनेस होता है, कितना छोटा कितना बड़ा रखना है, वो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं गिबरलिन एसिड को कंट्रोल करते। तो जिस तरह से ऑक्सीजन क्या है, ग्रोथ हार्मोन है, इसका जो इन्वॉल्व होता है, ये किस में इन्वॉल्व होता है,
फोटोट्रॉपिज्म में ये मतलब इन्वॉल्व होता है ऑक्सीन। गिबरलिन को अगर हम रेगुलेट करें तो हम प्लांट का ड्वार्फनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये भी ग्रोथ हार्मोन है गिबरलिन भी, लाइक ऑक्सीन, लेकिन ये जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग में रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर फ्लावरिंग में प्लांट्स में फ्लावरिंग एंड जर्मिनेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है वो कौन सा है? गिबरलिन एसिड, ठीक है, गिबरलिन, ठीक है, गिबरलिन। नेक्स्ट है साइटोकिनिन्स। साइटोकिनिन्स जो है ये प्रमोट करता है सेल डिवीजन। साइटो मतलब सेल, किनिन्स मतलब डिवीजन होता है, तो साइटोकिनिन्स जो होता है हार्मोन ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। सेल डिवीजन कौन करता है? साइटोकिनिन्स। साइटोकिनिन्स जो है प्लांट में सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, ठीक है। और नेक्स्ट है एब्सिसिस। एब्सिसिस एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? ये इनहिबिट करता है ग्रोथ को, मतलब ग्रोथ को रोकता है। स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं एब्सिसिक एसिड को। एब्सिसिक एसिड जो है ये जिस तरह से हमने देखा कि ऑक्सीजन ग्रोथ हार्मोन है और ये फोटोट्रोपिज्म में का मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है, और गिबरलिन एसिड ये ग्रोथ हार्मोन है और ये जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये थ्रू रेगुलेटिंग जो है गिबरलिन एसिड हम क्या कर सकते हैं? प्लांट के ड्वार्फनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। और साइटोकिनिन्स क्या करता है? ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है प्लांट के। और एब्सिसिक एसिड जो है ये इनहिबिट करता है ग्रोथ को। एब्सिसिक एसिड जो है ये इनहिबिट करता है ग्रोथ को, इसे हम एस्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। प्लांट में एस्ट्रेस हार्मोन किसे बोला जाता है? तो एब्सिसिक एसिड को। ये क्या करता है? इनहिबिट करता है ग्रोथ को। इनहिबिट करता है किसको? ग्रोथ को। प्लांट में जो है एब्सिसिक एसिड को क्या बोलते हैं हम? इनहिबिट करता है ग्रोथ को, इसे हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। प्लांट में स्ट्रेस हार्मोन के नाम से हम किसे जानते हैं? तो एब्सिसिक एसिड को। ये क्या करता है? ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इथाइलिन जो है, इट हेल्प इन फ्रूट रिपनिंग। इथाइलिन करके होता है, ये गैसियस हार्मोन होते हैं इन प्लांट, और ये हेल्प करते हैं इन फ्रूट रिपनिंग। फ्रूट रिपनिंग में कौन हेल्प करता है? इथाइलिन फ्रूट रिपनिंग में हेल्प करता है इन प्लांट, ठीक है। इथाइलिन क्या करता है? एक गैसियस हार्मोन है। प्लांट में जो गैसियस हार्मोन है कौन सा है? इथाइलिन क्या है? एक गैसियस हार्मोन है इन प्लांट, ठीक है। और ये हेल्प करता है फ्रूट रिपनिंग में। प्लांट में फ्रूट रिपनिंग में कौन हेल्प करता है? फ्रूट के रिपनिंग में, फल पकने में कौन हेल्प करता है? इथाइलिन, ETHYLENE, इथाइलिन, ठीक है। इथाइलिन हेल्प करता है फ्रूट रिपनिंग में, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि वेल्डिंग में जो मेटल होता है ना, वेल्डिंग में जो हम यूज़ करते हैं वेल्डिंग करने के लिए, उसमें एसिटाइलिन यूज़ होता है। एसिटाइलिन यूज़ होता है किसमें? वेल्डिंग करने में एसिटाइलिन यूज़ होता है। वेल्डिंग में कौन सा हम इस्तेमाल करते हैं? एसिटाइलिन। लेकिन इथाइलिन जो है ये हेल्प करता है फ्रूट का रिपनिंग में इन प्लांट, और ये गैसियस हार्मोन होता है इथाइलिन करता है हेल्प फ्रूट रिपनिंग में। लेकिन हम जो वेल्डिंग है उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? एसिटाइलिन का यूज़ करते हैं। एसिटाइलिन का यूज़ करते हैं किसमें? वेल्डिंग में। एसिटाइलिन का यूज़ करते हैं वेल्डिंग ऑफ मेटल्स के लिए। वेल्डिंग ऑफ मेटल्स जो करते हैं उसमें हम एसिटाइलिन का यूज़ करते हैं। और इथाइलिन जो है इसमें हम यूज़ करते, इथाइलिन का यूज़ कहाँ होता है? फ्रूट रिपनिंग में, ये गैसियस हार्मोन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हार्मोन्स इन एनिमल, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए हमें मिलते हैं, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट हम देखते हैं हार्मोन्स इन एनिमल। ये इंडोक्राइन ग्लैंड, पहले इसमें कुछ ग्लैंड्स देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो दे आर डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। ये सीक्रेट करते हैं हार्मोन को इनटू द ब्लड, ठीक है। इसमें डक्ट नहीं होते, डक्टलेस हार्मोन, डॉकलेट ग्लैंड होते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, और ये हार्मोन्स को डायरेक्ट सीक्रेट कर देते हैं किसमें? ब्लड में। लाइक एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब डक्टलेस ग्लैंड हैं। ये डायरेक्ट क्या करते हैं? हार्मोन्स को किसमें रिलीज कर देंगे? ब्लड में, ठीक है। ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, ठीक है, दैट्स इट। तो अभी हम, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी एक टाइप होता है, एक्सोक्राइन भी हम देखेंगे अभी। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? ये सीक्रेट करता है एंजाइम। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करता है? ये सीक्रेट एंजाइम करता है, लाइक बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस एटसेट्रा, डोंट सीक्रेट टू ब्लड और यूजेस अ डक्ट। इसमें डक्ट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड में। इंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होते हैं? डक्ट होते हैं, ठीक है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट मिलते हैं। देखिए, जो बाहर होगा अंदर जाने के लिए गेट उसे चाहिए, ठीक है। लेकिन इंडोक्राइन जो होता है ये डक्टलेस होते हैं, ठीक है, इसमें कोई डक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, और ये डायरेक्ट ब्लड में दे देते हैं हार्मोन्स को। और क्या कहते हैं?
एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं ये एंजाइम सिक्रेट करते हैं, और लाइक बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस एटसेट्रा डोंट सिक्रेट इनटू ब्लड और यूज ए डक्ट, ये डक्ट को यूज़ करता है, ब्लड में नहीं डालता एक्सोक्राइन वाला, और ये एंजाइम निकालता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं ये हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड, लाइक एड्रिनल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। अब डक्टलेस ग्लैंड के बारे में कुछ देखें हम, जैसे थायरॉक्सिन थायरॉक्सिन रिलीज्ड बाय थायराइड ग्लैंड। थायरॉक्सिन को कौन रिलीज करता है? थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जो रिलीज किया जाता है थायराइड ग्लैंड के द्वारा। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ये। थायराइड ग्लैंड क्या है? एक लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है इन एनिमल्स में सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? थायराइड ग्लैंड है। लोकेटेड इन नेक रीजन, बटरफ्लाई शेप में होता है। थायराइड ग्लैंड का शेप कैसा होता है? बटरफ्लाई शेप में होता है। थायराइड ग्लैंड किस शेप में होता है? तो बटरफ्लाई शेप में होता है, और ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, और ये थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, नेक रीजन में पाया जाता है। ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन थायराइड ग्लैंड इज अफेक्टेड एंड कॉजेज अ डिजीज। ठीक है, जब थायराइड ग्लैंड जो है हमारे नेक में, ये आयोडीन का डेफिशिएंसी जब होता है तब यही हो जाता है, और ये डिजीज जो होता है ग्वाइटर कहते हैं इसे। ठीक है, I-131 यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर। I-131 यूज होता है किसके ट्रीटमेंट के लिए? ग्वाइटर के ट्रीटमेंट के लिए। और ग्वाइटर कब होता है? जब आयोडीन की कमी हो जाए, और इससे आयोडीन की कमी से जो ग्वाइटर होता है इसमें अफेक्ट कौन सा ग्लैंड होता है? थायराइड ग्लैंड होता है, और ये थायराइड ग्लैंड जो है नेक रीजन में स्थित होता है, जो कि बटरफ्लाई शेप का होता है। थायराइड ग्लैंड का शेप कैसा होता है? बटरफ्लाई शेप में होता है, और यही लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है इन एनिमल। ठीक है, एनिमल में सबसे लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? तो थायराइड ग्लैंड, और ये नेक रीजन में मिलता है बटरफ्लाई शेप में, और आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से इसमें एक डिजीज हो जाता है जिससे हम ग्वाइटर कहते हैं। ग्वाइटर का ट्रीटमेंट के लिए I-131 यूज़ किया जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन की बात करें तो ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, रहने देते हैं इसे। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रोथ हार्मोन ह्यूमन में। इट इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और ग्रोथ हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज सोमैटोट्रोपिन। ग्रोथ हार्मोन को क्या बोलते हैं? सोमैटोट्रोपिन बोलते हैं, सोमैटोट्रोपिन बोलते हैं। सोमैटोट्रोपिन किसे बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन को बोलते हैं। और ये ग्रोथ हार्मोन जो है ये रिलीज किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, जिसे हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। व्हेन सिक्रेटेड इन लेस अमाउंट लीड्स टू ड्वार्फिज्म। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड किसी का जो है ये ग्रोथ हार्मोन को लेस अमाउंट में रिलीज करता है तो वो ड्वार्फिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। वो उसमें मतलब वो जो एनिमल होगा वो छोटा होने लग जाएगा। मतलब व्हेन सिक्रेटेड इन सरप्लस अमाउंट लीड्स टू एक्रोमिगले एक्रोमिगैली में ये कन्वर्ट। एक्रोमिगैली कब होता है? जब पिट्यूटरी ग्लैंड जो या मास्टर ग्लैंड जो है जब ज़्यादा अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करने लग जाए तो इसे एक्रोमिगैली कहते हैं, एक्रोमिगैली। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो ग्रोथ हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज सोमैटोट्रोपिन। तो उम्मीद है याद हो गया होगा कि ग्रोथ हार्मोन एनिमल में कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अगर ये कम अमाउंट में रिलीज करने लग जाए तो ये ड्वार्फिज्म कहला जाएगा, और अगर ज़्यादा अमाउंट में रिलीज कर जाए पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड जो है ग्रोथ हार्मोन को ज़्यादा अमाउंट में रिलीज कर दे तो इसे हम क्या बोलते हैं? एक्रोमिगैली। ठीक है, और ग्रोथ हार्मोन को हम सिमैटोट्रोपिन भी कहते हैं। सिमैटोट्रोपिन किसे बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन को। ग्रोथ हार्मोन को क्या बोलते हैं? सिमैटोट्रोपिन। और पिट्यूटरी ग्लैंड अभी हमने देखा था कहाँ पाया जाता है? तो ब्रेन में पाया जाता है। हमने यहाँ देखा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड ये दोनों कहाँ कहाँ मिलते हैं? मस्तिष्क में मिलते हैं। और हमने अभी एक और चीज़ देखा कि ये जो थायराइड ग्लैंड होता है ये कहाँ मिलता है? नेक रीजन में मिलता है, बटरफ्लाई शेप का होता है। ओके, नेक्स्ट हम अब देखते हैं। और देखो सिमैटोट्रोपिन क्या होता है? सोमैटोट्रोपिन किसको बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन को बोलते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है इन एनिमल, इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये ड्वार्फिज्म में कन्वर्ट हो जाता है अगर कम अमाउंट में पिट्यूटरी ग्लैंड जो है और ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करे, मतलब सोमैटोट्रोपिन को कम अमाउंट में रिलीज करे तो। और एक्रोमिगले जो है ये जब ज़्यादा अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन यानी कि सोमैटोट्रोपिन जब ज़्यादा अमाउंट में निकल जाए तो उसे एक्रोमिगैली हो सकता है, वो लीड कर सकता है किसमें? एक्रोमिगैली में। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड जो है ये प्रोड्यूसेस एड्रिनलिन हार्मोन। इट रेगुलेट ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट। कौन? एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, इट लोकेटेड अबव किडनी। किडनी के ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं ये एड्रिनल ग्लैंड है जो कि यहाँ लोकेटेड है। किडनी के ऊपर में एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड होते हैं, और ये एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज करते हैं, और ये रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट वगैरह को। लोकेटेड अबव किडनी, ऑल्सो नॉन एज फाइट और फ्लाइट हार्मोन। एड्रिनलिन हार्मोन जो है
ये एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा रिलीज करता है, और एड्रिनलिन हार्मोन को हम फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी कहते हैं। इसके डिफिशियंसी से एडिसन्स डिजीज हो सकता है। एडिसन्स डिजीज कब होता है? जब एड्रिनलिन हार्मोन कम अमाउंट में रिलीज होने लग जाए। जब एड्रिनलिन हार्मोन जो है, सॉरी, कम अमाउंट में नहीं, इसमें जब डिफिशियंसी आ जाता है कोई, तो इससे एडिसन्स डिजीज हो जाता है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड में कोई डिजीज डिफिशियंसी के मतलब डिफिशियंसी से, एड्रिनलिन हार्मोन की डिफिशियंसी से एडिसन्स डिजीज हो जाता है। इंसुलिन एंड ग्लूकाजोन की बात करें, सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज जो है ये सिक्रेट करता है इंसुलिन और ग्लूकागोन। ग्लूकागोन और इंसुलिन कौन रिलीज करता है? पैनक्रियाज। पैनक्रिया को हम सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड बोलते हैं। सबसे जो बड़ा ग्लैंड है हमारा, मतलब ह्यूमन या फिर एनिमल का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है कौन सा? थायराइड ग्लैंड, जो कि थायरॉक्सिन रिलीज करता है। वहीं पैनक्रियाज जो कि सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का, ये रिलीज करता है इंसुलिन और ग्लूकागोन। ठीक है, इसमें जो बीटा सेल ऑफ आइसलेट ऑफ लैंग्रेहंस का जो बीटा सेल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं। ठीक है, क्या? इंसुलिन। बीटा सेल ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहांस ये रिलीज करता है इंसुलिन, और अल्फा सेल जो है रिलीज करता है ग्लूकागोन। तो बस इतना ध्यान रखिए कि बीटा सोल पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं इंसुलिन, और वहीं अल्फा सेल जो होता है वो रिलीज करता है ग्लूकागोन। दोनों ही पैनक्रियाज के द्वारा रिलीज किया जाता है। ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है पैनक्रियाज। इट हेल्प इन रेगुलेटिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी कि शुगर लेवल जो है ये सबको रिलीज, ये सब बढ़ाने में घटाने में, ये सबको किसका कौन हेल्प करता है? ग्लूकागोन, यानी कि जो पैनक्रियाज के अल्फा सेल के द्वारा निकलते हैं ग्लूकागोन। ठीक है, और बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करता है। और कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं पैनक्रियाज को, क्योंकि इट रिलीजेस बोथ एंजाइम हार्मोन। पैनक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा कि मिक्स्ड ग्लैंड जब पूछा जाए तो इसका क्या होगा आंसर, कि मिक्स्ड ग्लैंड किसे बोलते हैं हम? तो पैनक्रियाज को बोलते हैं, क्योंकि ये एंजाइम एंड हार्मोन दोनों रिलीज करता है। हार्मोन और एंजाइम में क्या फ़र्क होता है कि हार्मोन जो रिलीज करते हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करते हैं, और इसमें डक्ट नहीं होते हैं। एंजाइम एक्सोक्राइन ग्लैंड रिलीज करते हैं, जिसमें कि डक्ट्स होते हैं। पर पैनक्रियाज जो है ये क्या कहते हैं? ये मिक्स्ड ग्लैंड है। ये ना तो ये इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है मान सकते हैं, क्योंकि इट रिलीजेस बोथ एंजाइम एंड हार्मोन। ठीक है, इसे पैनक्रियाज को हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। वहीं पैनक्रियाज के बीटा सेल इंसुलिन को रिलीज करते हैं, और इसी में पैनक्रियाज के अल्फा सेल जो होते हैं ये ग्लूकागोन को रिलीज करता है। ठीक है, ग्लूकागोन किस में हेल्प करता है? रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल, और ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इट रेगुलेट्स शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लाइकोजन से अगर ग्लूकोज बढ़ाना हो तो ग्लूकागोन और इंसुलिन, इससे डिजीज, जब ग्लूकोज हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं तो क्या होता है? डायबिटीज़ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्स हार्मोन्स की बात करें। इन मेल टेस्टोस्टेरोन होता है सेक्स हार्मोन, और फीमेल में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होता है। ठीक है, मेल में जो सेक्स हार्मोन होते हैं इसे क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में इसे हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं फीमेल में, टेस्टोस्टेरोन मेल में पाया जाता है। मेल का जो टेस्टोस्टेरोन है इन्वॉल्व इन सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, लाइक जो मेल वाला बिहेवियर होता है इसके लिए टेस्टोस्टेरोन ही जिम्मेदार होता है इन मेल, और फीमेल में जो होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होते हैं। फीमेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो वेमेन वाली बिहेवियर होती है, फीमेल बिहेवियर्स, वो एस्ट्रोजन ही बनाता है उसमें। और प्रोजेस्टेरोन जो फीमेल में होता है ये रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को एंड प्रेगनेंसी को। मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी को कौन रेगुलेट करता है? प्रोजेस्टेरोन। और एस्ट्रोजन क्या इसको रेगुलेट करता है? फीमेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को। एस्ट्रोजन किसको मैनेज करता है? सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को, और मेल में टेस्टोस्टेरोन। देखो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये ध्यान रखना, ये फीमेल का मतलब कि सेक्स हार्मोन्स हैं, एंड मेल में जो सेक्स हार्मोन्स हैं वो टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन।
एंड फीमेल में इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्रेगनेंसी में काम आता है और रेगुलेट करता है, और इस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है फीमेल का, ठीक है। नेक्स्ट है मेलाटोनिन, ये रेगुलेट करता है स्लीप को। मेलाटोनिन किसको रेगुलेट करता है, तो मेलाटोनिन रिलीज मतलब मैनेज का रेगुलेट करता है स्लीप को, रिलीज्ड बाय पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहाँ मिलता है, ब्रेन में मिलता है। इसका पी साइज ग्लैंड होता है, ये लोकेटेड इन ब्रेन, ठीक है। तो हमने पीनियल एंड पिट्यूटरी दोनों देखा कहाँ उपस्थित होते हैं, ये दोनों ब्रेन में पाए जाते हैं। रेगुलेट करता है मेलाटोनिन, जो है ना मेलाटोनिन को रिलीज करता है पीनियल ग्लैंड, और ये स्लीप को रेगुलेट करता है। मेलाटोनिन जो है ये रिलीज किया जाता है पीनियल ग्लैंड के द्वारा। पीनियल ग्लैंड ही मेलाटोनिन को रिलीज करता है और ये रेगुलेट करता है स्लीप को। पीनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो मेलाटोनिन रिलीज करता है। पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन रिलीज करता है, ठीक है। और मेल में जो सेक्स क्रोमोज हार्मोन्स होते हैं इसे क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है। और इंसुलिन एंड ग्लूकागोन कौन रिलीज करता है, पैनक्रियाज, जिसे मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड हम पैनक्रियाज को बोलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन रिलीज करता है, जिसे हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं। इसके डिफिशियंसी से एडिशंस डिजीज हो जाता है। ग्रोथ हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है, इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और ये ग्रोथ हार्मोन को हम सोमैटोट्रोपिन भी कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मेलाटोनिन। हमने देखा कि मेलाटोनिन क्या होता है, ये रेगुलेट करता है स्लीप को, पिनियल ग्लैंड से रिलीज करता है, पी साइज ग्लैंड होता है, ये ब्रेन में लोकेट होता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन की बात करें तो ये हाइपोथैलेमस जो इसे रिलीज करता है, और इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। ये ब्रेस्ट फीडिंग में काम आता है, स्टिमुलेट करता है किसको, ब्रेस्ट फीडिंग को। कौन, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन रिलीज कौन करता है, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन भी बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन को क्या बोलते हैं हम, लव हार्मोन बोलते हैं। और ये स्टिमुलेट करता है ब्रेस्ट फीडिंग को। ब्रेस्ट फीडिंग को कौन स्टिमुलेट करता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन रिलीज किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा, और इसे हम लव हार्मोन कहते हैं। और ये स्टिमुलेट करता है ब्रेस्ट फीडिंग को, कौन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लांट में मूवमेंट। प्लांट जो है ये मूवमेंट, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, लाइक टाइप्स को, तो नास्टिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड फोटोट्रॉपिक। देखो नास्टिक एंड ट्रॉपिक दो टाइप के मूवमेंट होते हैं। नास्टिक मूवमेंट क्या होता है, नॉट ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू टच, यानी कि जैसे कि थाइगमो नास्टिक मूवमेंट रिस्पॉन्स टू टच। टच में वो एक एक प्लांट होता है जिसे टच करने से वो सिकुड़ जाता है, तो वो इसे हम थिग्मोनास्टिक मूवमेंट कहते हैं। इसके लिए नास्टिक मूवमेंट, इसे हम नास्टिक मूवमेंट में रखते हैं। जो अगर रिस्पॉन्स करे टच से, अगर कोई रिस्पॉन्स करता है मूवमेंट रिस्पॉन्स टू टच, मतलब ये परिवर्तन ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होता है। नास्टिक मूवमेंट जो है ये ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होता है। अगर कोई मूवमेंट जो है रिस्पॉन्स होता है टू टच, तो इसे थिग्मोनास्टिक मूवमेंट करते हैं, कहते हैं, जो रिस्पॉन्स टू टच दे। थिग्मोनास्टिक मूवमेंट का क्या मतलब होता है कि टच से कोई रिस्पॉन्स अगर प्लांट कर रहा है तो उसे हम क्या बोल देंगे, थिग्मोनास्टिक मूवमेंट। थिग्मोनास्टिक मूवमेंट किसे बोलेंगे, जब कोई प्लांट रिस्पॉन्स करता है टू टच, तो उसे थिग्मोनास्टिक मूवमेंट बोलेंगे। अब ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करते हैं, ये ग्रोथ रिलेटेड होता है और यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रोथ रिलेटेड, इसमें बस नास्तिक बारे में क्या याद रखना है कि थिग्मोनास्टिक मूवमेंट क्या होता है, जब रिस्पॉन्स करे टच से तो थिग्मोनास्टिक मूवमेंट कहते हैं। लेकिन ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करें तो ये ग्रोथ होता है, ग्रोथ रिलेटेड होता है। अब देखो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होता है, इसी के टाइप ट्रॉपिक मूवमेंट में कि अलग अलग, जैसे कि देखेंगे फोटोट्रॉपिक देखेंगे, हाइड्रोट्रॉपिज्म देखेंगे, और केमोट्रॉपिज्म मूवमेंट देखेंगे, ठीक है। तो ये ट्रॉपिक मूवमेंट के एग्जाम्पल्स मतलब टाइप्स हैं। तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ये मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू लाइट अगर हो तो फोटोट्रॉपिक बोलेंगे, ठीक है। जिधर लाइट जाएगा प्लांट जो है उधर की तरफ जाने का, मूव करने का ट्राई करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। पॉजिटिव मूवमेंट टुवर्ड द लाइट सोर्स, जिधर लाइट सोर्स रहेगा उधर में पॉजिटिव मूवमेंट दिखाएगा, और निगेटिव मूवमेंट रहेगा लाइक अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स, ठीक है। और हम क्या जानते हैं कि ऑक्सिन हार्मोन रिलेटेड टू ग्रोथ ऑफ प्लांट ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम द लाइट, सो पार्ट अपोजिट टू लाइट इन प्लांट ग्रोथ मोर। ऑक्सिन हार्मोन एक्चुअली जो प्लांट के ग्रोथ के लिए जिम्मेवार होता है, ये हमेशा क्या करता है, भागना चाहता है दूर फ्रॉम द लाइट सोर्स, ठीक है। लाइट इधर से आएगा उसके दूसरी तरफ से भागना चाहता है, ठीक है। ऑक्सिन हार्मोन्स जो प्लांट का होता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव दिखाता है मूवमेंट की तरह टुवर्ड द लाइट सोर्स, एंड नेगेटिव अब दिखाता है अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स, ठीक है।
तो हम क्या देखते हैं अब, ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से लाइट सोर्स आ रहा है तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। कभी कभी देखिए अगर कोई जो क्लाइंबर्स होते हैं, अगर वो आप कहीं देखेंगे इधर ऐसे पड़ा हुआ, तो वो क्या होता है, जिधर से लाइट सोर्स एक्चुअली उसको मिल रहा है, ये पेड़ क्या करते हैं, उधर झुक के वो वैसे निकलने लगते हैं, उस इलाके में बढ़ने लगते हैं। ठीक है, उधर पॉजिटिव ग्रोथ दिखाने लगते हैं, इधर नेगेटिव। ठीक है, तो अगर लाइट सोर्स की तरफ बढ़े तो पॉजिटिव ग्रोथ कहेंगे, लाइट सोर्स के अपोजिट जाए तो उसे निगेटिव ग्रोथ कहेंगे इन द केस ऑफ फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू वाटर, तो इसे हाइड्रोट्रॉपिज्म कहेंगे। और हाइड्रोट्रॉपिज्म में क्या होता है कि जब जिधर से वाटर सोर्स रहेगा उधर अगर ग्रोथ दिखा रहा है तो पॉजिटिव बोलेंगे, और अपोजिट टू वाटर दिखाया जाएगा तो नेगेटिव ग्रोथ हो। तो हाइड्रोट्रॉपिज्म के सेंस में जो अगर ऊपर की तरफ ग्रोथ जो है ये मतलब कोई भी प्लांट का, तो उसे हम नेगेटिव बताएंगे, और टुवर्ड द वाटर सोर्स अगर होंगे हाई मॉइस्चर कंटेंट इधर है उधर ग्रोथ दिखा रहा है तो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कहेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देखिए अगर कोई प्लांट इस जगह पे लगा हो जिधर पे कि इस साइड में वाटर सोर्सेज रहें और इस साइड ना हो, तो ये क्या करेंगे, इधर में बढ़ के वहाँ से वाटर लेने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इधर वाले को पॉजिटिव बताएंगे और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो ग्रोथ है उसे हम नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म बताएंगे। तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म का मतलब होता है ग्रोथ टुवर्ड द लाइट सोर्स, और पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब होता है कि ग्रोथ टुवर्ड द वाटर सोर्स। ठीक है, एंड वहीं केमियोट्रॉपिज्म मूवमेंट का मतलब होता है रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुल। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड द ओव्यूल, जो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब होता है टुवर्ड द ओव्यूल, वो क्या होता है, पॉजिटिव ग्रोथ होता है। बस ये एग्जांपल इसमें ध्यान रखना है। केमिकल ट्रॉपिज्म में जो पॉजिटिव वाला एग्जांपल है, केमिकल ट्रॉपिज्म का एग्जांपल कौन सा है, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड द ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूले, ओव्यूले की तरफ जो है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड ओव्यूले क्या होता है, एग्जांपल है पॉजिटिव केमियोट्रॉपिज्म का। ठीक है, पॉजिटिव केमियोट्रॉपिज्म का एग्जांपल कौन सा है, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड द ओव्यूल। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट होता है रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। ठीक है, जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, रिस्पॉन्स टुवर्ड ग्रेविटी। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव ट्रॉपिज्म बोलेंगे जब ग्रेविटी के टुवर्ड हो, और नेगेटिव ट्रॉपिज्म देखेंगे जब जब ये ग्रेविटी के अपोजिट हो। जैसे हम कोई प्लांट देखते हैं जब वो ऐसे कहीं पे गिरा हुआ हो तो उसमें क्या देखते हैं, उसके जो इधर वाला इलाका होता है ऊपर उठने लगता है, तो वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखा रहा है। और ये जो उसके जड़ होते हैं, रूट्स होते हैं, ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाता है। ठीक है, अब हमें कुछ यहाँ पे देख लेते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें कि ब्रेन मेनली डिपेंड्स ऑन ग्लूकोज एज फूड। ब्रेन का जो मेन फूड है वो क्या है, ग्लूकोज। ब्रेन जो है मेनली डिपेंड करता है ऑन ग्लूकोज एज फूड, ग्लूकोज पे डिपेंड करता है मेनली ब्रेन एज फूड के लिए। ब्रेन फूड के लिए किस पे डिपेंड करता है, ग्लूकोज पे। नोबेल प्राइज इन 1960 मिला था कैमिलियो गोल्जी को फॉर गोल्जी अपरेटस। ठीक है, और सेंटियागो रोमैनी वाइकजल जो है इसको मिला था फॉर न्यूरॉन डेंड्राइड जो होता है, सॉरी न्यूरॉन डॉक्ट्राइन, इनर ब्यूटी ऑफ न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन डॉक्ट्राइन कौन दिया था, ये कजल दिया था। ठीक है, काजल, काजल कौन दिया था, काजल क्या है, ये सेंटियागो और वाई काजल कह सकते हैं इसको। तो ये काजल को मिला था न्यूरॉन डॉक्ट्रिन के लिए, जो कि इनर ब्यूटी ऑफ न्यूरॉन हमें बताता है। नोबेल प्राइज 1960 में मिला था। और कैमिलियो गोल्की को क्या मिला था, गोल्जी अपरेटस के लिए मिला था। और कैमिलियो गोल्की ने ही ब्लैक इंक रिएक्शन के द्वारा क्या बताया था, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, तो कैमिलियो गोल्की ने ही बताया था। और नोबेल प्राइज कब मिलता है इन्हें, 1960 में। स्लीप एपनिया, स्नोरिंग, खर्राटा के लिए, ब्रेन विल नॉट फील एनी पेन ऑन बीइंग पिक्ड बाय अ निडल। अगर निडल डाला जाए ब्रेन में तो उससे कोई कुछ फील नहीं होगा ब्रेन को। ठीक है, टीयर गैस जो है ये क्लोरोपिकनीन होता है, टीयर गैस क्लोरोपिकनीन होता है। और लाफिंग गैस जो होता है ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तो टीयर गैस क्या होता है, क्लोरोपिकनीन। टीयर गैस को केमिकल नाम क्या है, ये क्लोरोपिकनीन होता है। टीयर गैस के तौर पे किसका यूज होता है, क्लोरोपिकनीन का। और लाफिंग गैस किसे बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को। टीयर गैस का मतलब होता है क्लोरोपिकनीन। ठीक है, क्लोरोपिकनीन जो होता है ये टीयर गैस है। क्लोरोपिकनीन क्या है, टीयर गैस है। और नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, लाफिंग गैस। न्यूट्रस ऑक्साइड क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस है और क्लोरोपिकनीन क्या है, टीयर गैस है। और अगर हम नेक्स्ट देखें तो सीरोटोनिन हार्मोन इज नोन टू बी हेल्पफुल इन कोपिंग विथ स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस से कोप करना है, स्ट्रेस से लड़ना है तो उसके लिए कौन सा होगा, सीरोटोनिन हार्मोन। सीरोटोनिन हार्मोन क्या होता है, ये कोप करता है, कोप अप विथ स्ट्रेस। स्ट्रेस से बचने के लिए किस हार्मोन का यूज़ किया जाता है, सीरोटोनिन को। ठीक है,
The atrial wall of the human heart secrete a very important peptidal hormone. What is the name of that hormone? उसका नाम होता है ANF, मतलब एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर, ANF कहते हैं, एट्रियल न्यूट्रेटिक फैक्टर। हमारा क्या करता है ये ह्यूमन का हार्ट जो है ना, आर्ट्रियल वॉल ऑफ ह्यूमन हार्ट जो सिक्रेट करता है पेप्टाइड हार्मोन को, उसका नाम है ANF, मतलब एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर। एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर कौन करता है? ह्यूमन का हार्ट इसे रिलीज करता है, ये पेप्टाइड हार्मोन होता है। ड्यूडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट द हार्मोन सिक्रेटीन बाय एस सेल। हमारा जो ड्यूडेनम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो है, अभी हम आगे जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि ड्यूडेनम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है और एक ये हार्मोन सिक्रेट करता है जिसका नाम है सिक्रेटीन। ये सिक्रेट जो करता है हार्मोन का नाम क्या होता है? सिक्रेटीन। ये एस सेल से रिलेट करता है। थायरोक्सिन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एस्ट्रॉइड। थायरोक्सिन इज नॉट अ टाइप ऑफ एस्ट्रॉइड, क्योंकि हम जानते हैं थायरोक्सिन कौन रिलीज करता है? थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है, ठीक है। तो थायरोक्सिन इज नॉट अ टाइप ऑफ, ये एस्ट्रॉइड का टाइप नहीं है थायरोक्सिन। हर्ब्स का जो स्टेम होते हैं सॉफ्ट होते हैं, सब्स के स्टेम हार्ड होते हैं। बस ये एग्जांपल आपको ये ध्यान रखना है कि हर्ब्स एंड सर्ब्स में क्या फ़र्क होते हैं। हर्ब्स जो होते हैं इसके स्टेम जो है सॉफ्ट होते हैं और सर्ब्स के जो स्टेम होते हैं ये हार्ड होते हैं। और एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि एक्सेल जब हम करते हैं तो 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और 16% ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। बस इतना ही था आज के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन, वो हम नेक्स्ट बाद में देख लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।